कुछ दोस्त आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान पार्टी चल रही थी और पार्टी में कुछ खाना पीना ये सब चीज़ें चल रही थी। आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते अपनी अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए किस्से कहानियाँ बता रहे थे। इनमें से एक ऐसा दोस्त भी था जिसने अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज खोल दिया जिसकी उनके दोस्तों ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल वो बात करते करते इतनी शेखी बघारने लगता है, इतनी तारीफ़ें करने लगता है। वो कहता है कि मैंने 4 मर्डर कर रखे हैं लेकिन आज तक मुझे पुलिस ने पकड़ा ही नहीं है। वो बात तो कह देता है लेकिन साथी पूछते हैं कि किसके मर्डर किए हैं, कैसे किए हैं, तो वो डिटेल में नहीं जाता। कुछ साथी तो ऐसे होते हैं जो इस बात को पी जाते हैं, यानी कि इस बात पर कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन उनमें से एक ऐसा दोस्त था जो इस बात को सुनने के बाद बड़ा हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसने 4 कत्ल किए हुए हैं, किसके किए हैं, क्योंकि झूठ तो कभी बोलता नहीं है। इस तरह की बात थी, उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और परेशान करते करते उसकी जानकारी में एक एएसआई कमलजीत सिंह होते हैं। वो उनके पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब मेरा एक दोस्त है, हम लोग पार्टी कर रहे थे और पार्टी में उसने कुछ थोड़ी सी नशे में था और नशे के दौरान ही उसने कुछ ऐसी बात कही कि मैंने 4 कत्ल किए हुए हैं। तो ये बात सच हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये तो खैर आपकी जांच का विषय है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मामला है। वो ऐसी बात कभी करता नहीं है। जैसे ही कमलजीत सिंह ने ये बात सुनी, वो अपने अधिकारी के पास जाते हैं, डीसीपी भीषम सिंह के पास। उनसे जाकर कहते हैं कि साहब मेरे पास एक ऐसी गुप्त सूचना मिली है और आप देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे ही डीसीपी भीषम सिंह ने ये बात सुनी, वो अपने अधिकारी के पास जाते हैं, एसीपी आदित्य गौतम के पास। और आदित्य गौतम से जैसे ही पूरी बात बताई जाती है तो वो कहते हैं कि चिंता क्यों करते हो, इस मामले की अपनी स्तर से जांच पड़ताल करा लो। क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित कर दी जाती है और क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। वाकई सचमुच 4 कत्ल किए हुए थे और 4 कत्ल को हुए लगभग 27 महीने का समय बीत चुका था और इस घटनाक्रम के बारे में किसी को पता ही नहीं था। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर क्राइम ब्रांच की तारीफ हो रही थी। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि 4 कत्ल किसके हुए थे, क्यों हुए थे। इससे पहले कि उस कहानी पर आएँ, साथ ही बात कर लेते हैं निमिषा प्रिया की, जो कि यमन की राजधानी सना में 16 जुलाई 2025 की सुबह 9:30 या 10 बजे के आसपास उसको सजाए मौत दी जानी थी। लेकिन फिलहाल आगामी आदेशों तक इसकी सज़ा को टाल दिया गया है, रोक दिया गया है। फिलहाल इनकी जो सज़ा रोकने के पीछे जो कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें यमन के ही रहने वाले हैं शेख हबीब और हबीब उमर बिन हाफिज़, साथ ही केरल के रहने वाले कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार, साथ ही एक और हैं जो मृतक परिवार तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार के सदस्य हैं, होदे इदहार। ये इन लोगों की वजह से फ़िलहाल अभी फांसी टल गई है, लेकिन ये टले कब तक रहेगी कब तक नहीं, क्योंकि जो मृतक के परिवार हैं उसको जो ब्लड मनी है उसको देने की बात चल रही है। यदि परिवार मान जाता है तो शायद इसकी ज़िंदगी लड़की की, निमिषा प्रिया की, बच सकती है। और हम यही दुआ करेंगे, यही अपील करेंगे कि निमिषा प्रिया की ज़िंदगी बच जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल दिल्ली का ही एक इलाका है, गांव है वजीराबाद, और बात कर रहा हूँ 17 जुलाई 2016 की सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ के पास एक कैनाल है और कैनाल में एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है तो उस कैनाल के पास सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। आखिरकार पुलिस ने उस लाश को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद ये पता करने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार ये लाश किसकी है। लगभग 20 या 21 साल की आसपास की उम्र थी उस लड़की की, लेकिन लाश किसकी थी ये पता निकालने की कोशिश की जा रही थी। तभी किसी ने पुलिस को ये सूचना दी कि एक लावारिस का सेंट्रो कार खड़ी हुई है और लावारिस सेंट्रो कार भी कैनाल नदी के आसपास ही खड़ी हुई थी। ये DL 1CJ 7565। पुलिस ने जब इसका नंबर निकलवाया और नंबर निकलवाने के बाद ये पता चलता है कि ये किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है, तो ये इसका नाम आता है नैना किरोड़ीवाल, वजीराबाद, दिल्ली। उम्र लड़की की लगभग 21 साल के आसपास होती है। अब पुलिस की टीम सीधे पहुंच जाती है दिल्ली के वजीराबाद में। वजीराबाद में जाने के बाद बार बार उस बैल को दबा रही थी, लेकिन घर से कोई सदस्य निकल के नहीं आ रहा था। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो बताते हैं कि साहब वो 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिरकार जब आसपास के लोगों से और पूछा जाता है कि इस घर में कौन कौन रहता है, तो टोटल मिलाकर 4 सदस्य रहते हैं, जिसमें जो मेन मालिक हैं वो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल हैं, उनकी पत्नी जो गृहिणी साधना है, साथ ही जो उनका बेटा है शुभम, और जो इनकी बेटी की तलाश मिल जाती है। लेकिन बाकी लोग परिवार के कहाँ गायब थे, इनको लेकर ही पुलिस आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ कर रही थी। परिवार के सदस्यों से जो कि बिल्कुल करीब में रहते थे उनसे भी पूछताछ की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि ये कहाँ गए होंगे और लड़की की हत्या क्यों हुई,
तो ऐसी बातचीत करते करते पता चलता है कि लड़की जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ाई कर रही थी, साथ ही निजी विद्यालय में वो पढ़ाती थी, साथ ही उसकी शादी की बात चल रही थी। तभी पुलिस के दिमाग में आया कि लड़की किसी से प्यार करती होगी और प्यार करने की वजह से ही परिवार वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अब इसके बाद पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया, उधर एफआईआर दर्ज करा दी और ऑनर किलिंग में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस इस मामले में लगातार प्रयास कर रही थी, लगातार दबिशें दे रही थी, चाहे रिश्तेदार हों, रिश्तेदार के रिश्तेदार हों या फिर फ़ोन नंबर हो, सीडीआर, तमाम जो प्रयास थे हापुड़ की पुलिस ने वो प्रयास करने शुरू कर दिए ताकि नैना की हत्या के मामले में कुछ जानकारी मिल सके, सबूत मिल सकें। आखिरकार जब मामला कोर्ट पहुंच जाता है, कोर्ट में जाने के बाद इस परिवार को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और लगातार दिन बीत रहे थे। पुलिस ने हालांकि उनकी प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया, अपनी तरफ से जो कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई की और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मामला ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है और इस मामले को लगभग 27 महीने के आसपास का वक्त बीत जाता है। ना तो नेहा के परिवार वालों का कुछ पता चलता है और ना ही कत्ल की असली वजह सामने आती है। हालांकि रिश्तेदार ये जानना चाहते थे कि आखिरकार हुआ क्या है। तभी 27 महीने बीत जाने के बाद वजीराबाद दिल्ली का रहने वाला एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, नाम उसका अभिषेक पाल उर्फ मिंटू होता है, जो कि अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था, खा रहा था, पी रहा था और खाते पीते उसने कुछ ऐसी बात बतानी शुरू की। उसने कहा, साहब हमने 4 मर्डर कर रखे हैं, लेकिन पुलिस की हिम्मत जो हम पे हाथ डाल दे। इस तरह की बात जब कह देता है, लेकिन वो नशे में था, साथ ही उसके दोस्त भी होते हैं नशे में होते हैं, लेकिन एक उसमें ऐसा था जो पुलिस का मुखबिर भी हुआ करता था और वो नशे में शायद था जो, लेकिन उतना नहीं था। उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इस मामले को इतना गंभीरता से लिया कि इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पुलिस की जो जांच पड़ताल में कई नाम सामने आते हैं, उसमें एक रितेश कटियार भी होता है जो कि बिहार का रहने वाला होता है, साथ ही एक लड़का मनोज बाबला होता है। जो अब पुलिस ने जब इनके बारे में पता करना शुरू किया तो ये पहले तो रहता था वजीराबाद में रितेश कटियार, लेकिन उसका आता पता नहीं था। वो पता चलता है कि वो बिहार का रहने वाला है, तो पुलिस की एक टीम वहाँ बिहार जाती है और बिहार जाने के बाद उसके बारे में पता चलता है कि एक दिन वो इतना दुखी हो जाता है, दुखी होते होते उसने कुछ ऐसा कीटनाशक पदार्थ खाया और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या थी, इसकी वजह भी पुलिस जानना चाहती थी। साथ ही जो मनोज बाबला था उसके बारे में पता किया तो उसे इसके बारे में पता चलता है कि गाजियाबाद में वो अपने 2 और दोस्तों के साथ बाइक पर बैठा हुआ था। अचानक ही रोड पर एक्सीडेंट होता है और रोड पर एक्सीडेंट होने के बाद दोनों दोस्त तो बच जाते हैं, लेकिन जो मनोज बाबला होता है वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है और यही बात निकल के आती है कि एक रोड एक्सीडेंट था और ये वाहन की वजह से उसको चोट लगी और वो मर जाता है। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जिसका नाम अभिषेक पाल उर्फ मिंटू होता है। फिर उससे पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद फिर जो बात आती है सामने वो चौंकाने वाली बात होती है। दरअसल वेद प्रकाश किरोड़ीवाल जो होते हैं वो मजनू का टीला एक जगह लगती है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर अपना कपड़ों का दुकान चलाया करते थे। साथ ही उनका अपना जो दूसरा बिजनेस था, दूसरा व्यापार था, वो पैसे दिया करते थे ब्याज पर और उससे ज़्यादा उनको अच्छी खासी इनकम होती थी। उनकी पत्नी साधना जो कि हाउस वाइफ होती है, बेटी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा भी होती है, साथ ही निजी विद्यालय में पढ़ा भी रही थी, और जो बेटा शुभम होता है वो मुखर्जी नगर दिल्ली में रहकर एक निजी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल जो रितेश कटियार होता है, जो बिहार का रहने वाला था, जिसने अपनी जान दे दी थी, दरअसल वो उनके घर का नौकर था। लगभग उसकी ज़्यादा उम्र थी नहीं, 16-17 साल के आसपास का वो रहा होगा और कई साल से लगातार वो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के अपने यहाँ काम किया करता था। लेकिन साल 2015 की बात है और ये अगस्त का महीना था। इसी बीच में जो वेद प्रकाश होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस दुकान को ख़त्म करूँगा। तो जो नौकर था उसने कहा कि साहब एक काम करो, आप दुकान को मुझे दे दो, मैं इस दुकान पे काम करना शुरू कर दूंगा और जो भी पैसे की इनकम होगी मैं आपका कर्जा भी पटाता रहूँगा। इस हिसाब से बात तय हो जाती है और 4 लाख रुपए में बात तय हो जाती है और ये तय हो जाता है कि अब हर महीने तुम्हें मुझे इतने रुपये देने पड़ेंगे। आखिरकार जब ये जो घर का नौकर होता है रितेश कटियार, वो कपड़े की दुकान पर बैठ जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। वेद प्रकाश ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वक्त का पहिया आगे बढ़ने लगता है और ये अगस्त 2015 में पैसे लिए थे। कुछ दिनों तो काम ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि काम लगातार ठप होता चला जाता है। यदि उस काम में फ़ायदा होता तो शायद वेद प्रकाश किरोड़ीवाल कभी उस काम को छोड़ता नहीं और उसके
जो नौकर रितेश कटियार होता है उसने उस काम को संभाला जरूर था, लेकिन उसने जब उसका काम ठप होने लगता है, व्यापार उसका बेकार जाने लगता है, तो वो इतना परेशान हो जाता है कि लगातार कर्जे मांगने लगता है। वेद प्रकाश लगातार उससे पैसे मांगता था, कहता था कि भाई अब ब्याज मिलाकर मूल मिलाकर लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास हो चुके हैं, तुम कुछ तो पैसे दो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, क्योंकि बात जो तय हुई थी। आखिरकार वक्त आगे बढ़ रहा था, वो परेशान हो रहा था, लगातार तगादे बढ़ रहे थे। तभी अपने दोस्त अभिषेक पाल उर्फ मिंटू से कहता है कि मैंने इस तरह से कुछ पैसे लिए थे और मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूं, आखिरकार करूं तो क्या करूं। साथ ही अभिषेक ने अपने एक दोस्त यानी कि जिसका नाम मनोज बावला होता है उसको पूरी कहानी सुनाई। ऐसे 3 दोस्त आपस से मिल जाते हैं और कहानी एक दूसरे से शेयर करते हैं। कहते हैं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस परिवार से थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं और थोड़ी करीबी बढ़ाते हैं। अब जब बात करीबी बढ़ाने की आती है तो नेहा के नाम पर एक सेंट्रो कार होती है और वो ऑफर देता है शुभम को, जो उसका भाई होता है, कि मैं तुम्हें कार चलाना सिखा सकता हूं। अभिषेक ने कहा, बोले ठीक है, अगर चलाना सिखा सकते तो सिखा देना। इसलिए वो रोज उनके घर जाता था और घर के अंदर तक उसकी दस्तक हो जाती है अभिषेक की। वो अपने उस शुभम को यानी कि वेद प्रकाश का जो बेटा होता है उसको कार चलाना सिखाया करता था। और ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था और विश्वास लगातार बढ़ रहा था। अब चाहे मनोज बावला है वो भी घर आ जा सकता था, नौकर तो खैर पहले से ही आ जा सकता था। इसलिए 15 जुलाई 2016 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये अभिषेक ने वेद प्रकाश से कहा कि जो गाड़ी के टायर हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, आप आज हर हाल में टायर बदलवा लीजिए। जब टायर बदलवाने वाली बात आती है तो वेद प्रकाश कहता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, चलते हैं टायर बदलवाने के लिए। वो खुद गाड़ी चलाता है, साथ ही बराबर जो कंडक्टर सीट होती है वेद प्रकाश उसमें बैठ जाता है। और जैसे ही उस कार में बैठा था, पीछे से जो मनोज होता है, उसका जो साथी होता है नौकर, वो उसके गले में एक क्लीज तार होता है, उसको वो पूरी ताकत से खींचता है। उसे शोर मचाने का, चीखने का, चिल्लाने का वेद प्रकाश को मौका ही नहीं मिलता और वो गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसकी गला दबाकर जैसी हत्या की जाती है उसके बाद किसी भी तरकीब से मौका पाते ही उसकी लाश को डिग्गी में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ अभिषेक, साथ ही जो नौकर होता है, और मनोज बावला, उनको ऐसा लग रहा था कि शुभम को शायद शक हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, शुभम को भी बुलाते हैं। जब दोपहर के 2 बज रहे थे, 15 जुलाई 2016 की ये बात है, तब शुभम को बुलाते हैं। शुभम से कहते हैं कि तुम्हारे पापा का यार एक्सीडेंट हो गया है, एक काम करो तुम्हारे पापा को देखने के लिए चलते हैं। जब उसे घर से बुला के लेके आते हैं, वो गाड़ी में बैठा था ठीक वैसे ही जैसे कि पिता जाकर उस कंडक्टर की सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद उसका भी इसी तरह से क्लिच के तार से गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है, उन्हें लगता है कि जब परिवार में 2 सदस्य खत्म हो गए हैं तो लड़की और माँ का क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इनको भी खत्म कर देते हैं। इसी तरकीब से जब घर पे जाते हैं तो साधना उस वक्त बिल्कुल अकेली थी, बेटी थी नहीं। साधना से कहा जाता है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप एक काम करो चलकर देख लो। वो जल्दी से तैयार होती हैं और किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं करती, ना अड़ोस में, ना पड़ोस में, ना किसी रिश्तेदार को बताती हैं। वो इतनी हड़बड़ी में थी कि सीधे जाकर कार में बैठ जाती हैं, उसी सीट पर जिस सीट पर उसका पहले पति बैठा था, फिर उसका बेटा बैठा था, फिर जाकर वो खुद बैठ जाती है। यानी कि ड्राइवर के बराबर में जो कंडक्टर वाली सीट जो होती है उस पर जैसी बैठती है, क्लिच का तार पीछे से आता है, गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। जैसे जैसे हत्याएं हो रही थी वैसे वैसे शवों को वो गाड़ी की जो डिग्गी थी उसके अंदर ठिकाने लगा रहे थे। अब रात के लगभग 9 बज जाते हैं, तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे जो पिता हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप जाकर देख लो। जब नेहा से सबसे आखिर में ये बात कही जाती है, आखिरकार नेहा भी चंगुल में फंस जाती है और नेहा की भी वैसी हत्या की जाती है जैसे उसके पिता की, जैसे उसके भाई की, जैसे उसकी माँ की हत्या की जाती है। अब हत्या करने के बाद इन चारों की लाश को सेंट्रो कार की डिग्गी में आराम से पैक कर दिया जाता है, जब ताकि किसी को पता न चल सके। साथ ही सेंट की बहुत अच्छी खासी शीशी का इस्तेमाल किया जाता है, पूरी की पूरी इन लाश पर उड़ेल दी जाती है। अगर बदबू भी आती है तो शायद किसी को इस बात का एहसास न हो। 16 तारीख की रात की ये बात है। आखिरकार 15 तारीख की रात की बात है। ये गाड़ी खड़ी रहती है, अगला दिन निकलता है और ये इंतज़ार कर रहे थे कि फिर से रात हो जाए। ये पार्क में दिन रात भर गाड़ी खड़ी रही, किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि उसमें लाश पड़ी हुई है। 16 जुलाई आती है, 16 जुलाई 2016 की ये बात है। रात का समय था। उसके बाद फिर ये यहाँ से इस कार को लेकर निकलते हैं। निकलने के बाद इनका इरादा था कि इस कार में जो लाश हैं इनको कहीं नदी में, कहीं गंगा में, कहीं भी फेंक देंगे। इसलिए वो हाईवे चलने लगते हैं नेशनल 24 की तरफ। और जब जाते हैं तो रास्ते में हापुड़ पड़ता है, हापुड़ में एक कैनाल पड़ती है और कैनाल में जब उस वक्त जब ये लाश उन्होंने फेंकी थी तब वो ओवरफ्लो में बह रही थी, भारी मात्रा में बह रही थी। इसके बाद उन्होंने लाश निकालते हैं एक एक करके और चारों की चारों लाशों को वो कैनाल के अंदर फेंक देते हैं। पानी के तेज बहाव के चलते माँ बेटे की लाश बह जाती है, पति की भी लाश बह जाती है, लेकिन जो बेटी की लाश होती है वो किनारे पर जाकर
अटक जाती है। आसपास के लोगों को इस बात का पता चल जाता है और वो पुलिस तक पहुंचते हैं। 27 महीने के बाद आखिरकार जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो इस कैनाल जहां जहां जिस जिस इलाके में बहती है इस इलाके के लोगों से, पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया जाता है, लेकिन 27 महीने के बाद भी उन लाशों का पता नहीं चल पाया था जो बाकी की 3 लाशें थीं। कुल मिलाकर चारों का हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाता है, जिसको ये माना जा रहा था कि बेटी की हत्या करने के बाद ये पूरा परिवार छिप गया है, दुबक गया है और किसी के हाथ नहीं आने वाला है। परिवार के बाकी लोगों को पुलिस ने इतना टॉर्चर किया था हापुड़ की, बताया जाता है कि उन्हें रोज़ किसी न किसी बहाने से बुलाया करते थे और पूछते थे कि कहाँ हैं ये वेद प्रकाश, उसकी फैमिली के बाकी सदस्य कहाँ हैं, कहीं उन्हें पता होता तो शायद बताते। और इसलिए उस मामले को ऑनर किलिंग में दर्ज करके मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोई पैरवी करने वाला था नहीं, इसलिए मामला ठंडे बस्ते में जाने के बाद ये फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाती है। लेकिन दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने जिस तरह से बड़ी खूबसूरती से इस मामले की तफ्तीश की और तफ्तीश करने के बाद आखिरकार कातिलों तक पहुंचती है और कातिलों तक पहुंचने के बाद 2 कातिल तो ऐसे होते हैं, एक का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और एक ऐसा जो नौकर था उसने अभिषेक को बताया था कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, दिन रात अपने मालिक के सपने दिखाई देते हैं, जिन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, जिन्होंने अंत में उसकी दुकान भी खुलवाई, पैसे भी दिए, सब कुछ दिए। इसलिए वो जो उसने अपने मालिक के साथ किया है वो बहुत ही गलत किया है, भयानक किया है। मैं इस दुख तकलीफ को भुला नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अपने गांव जा रहा हूँ। जब बिहार जाता है तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, फिलहाल ये मामला भी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन जो भी होता है इस घटनाक्रम में वाकई बहुत भयानक होता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए और क्राइम कभी छिपता नहीं है। दोस्तों, जाते जाते रीना चौधरी हैं जो कि मेरठ के रहने वाली हैं, साथ ही नाजिम पठान है जो कि सिकंदराबाद के रहने वाले हैं, सुलेखा कौर हैं और जैसलमेर से धनराज पन्नू हैं, बिलासपुर से अमर प्रकाश चौहान हैं, भरतपुर से इश्तियाक खान हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश से अशोक कुमार, बिहार से कन्हैया कुमार, जयपुर से सुरेश कुमार चौधरी, हरियाणा से शीतल शर्मा, बिलासपुर से सागर वर्मा, चंडीगढ़ से नरेंद्र सिंह, जमील अहमद, प्रीतम सिंह, रोशन कुमार बिहार से हैं, जगदीश गिल, बाराबंकी से वीरेंद्र कुमार, आजमगढ़ से राहुल कुमार, समीर अंसारी, दीपक भाटी, सुनील चौधरी, रईस खान, वेदपाल सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।